मैं हूं श्याम पचौरी और आपका स्वागत करता हूं जागृति आईएएस में। आज लेक्चर 4 के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमारे बहुत सारे डायमेंशन क्लियर करने के लिए रह गए थे। उनमें से सबसे पहले आज का जो हमारा आयाम होगा सामाजिक विशेषताओं से संबंधित होगा, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर के अंतर्गत हमने विशेषताओं से संबंधित पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की थी। जिन बच्चों के वो लेक्चर्स छूट गए हैं, जिन्हें उन लेक्चर्स को सुनना चाहिए, उन्हें लगता है तो वो विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम सीधे चलते हैं सामाजिक विशेषताओं की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक विशेषता क्या थी, क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि ये एक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। आज के हिसाब से देखें तो लगभग 3 देशों के अंतर्गत इसका क्षेत्रफल आ सकता है। जैसे कि एक भाग भारत के अंदर था इस सभ्यता का, बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान के अंतर्गत भी था। इस सभ्यता के उपनिवेश स्थल अफगानिस्तान के अंतर्गत भी देखने को मिले। तो इन सारे क्षेत्रों के अंतर्गत इस सभ्यता का फैलाव होना यह सिद्ध करता है कि ये इतनी बड़ी और विस्तृत सभ्यता थी। तो इस विस्तृत सभ्यता के सामाजिक पहलू को जानना जरूरी है। सामाजिक पहलू के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसमें मानव की कौन सी प्रजातियां रह रही थी। तो मानव की प्रजातियों की बात करें तो आप पॉइंट्स लिख सकते हैं कि सभ्यता में 4 प्रकार की मानव प्रजातियां प्रमुख रूप से रह रही थीं, जिसमें के पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट था। ये सभी मानव की प्रजातियां हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जो व्यक्ति है वो भी एक प्रजाति है। अल्पाइन भी एक मनुष्य की प्रजाति है, वो भी इस सभ्यता के अंतर्गत थी। मंगोलियाई लोगों से संबंधित जो प्रजाति है उसके भी साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। मंगोलियाई से संबंधित एक फैक्ट जानना जरूरी है, वो ये कि हमने जो तिब्बतिया शॉल वाले पुजारी की जो बात की थी, जो कि हमें मोहनजोदारो से एक मूर्ति प्राप्त हुई है, बताया था ना कल, जो कि तिब्बतिया शॉल ओढ़े हुए, हमने इसका जिक्र वस्त्र उद्योग के अंतर्गत जब बात की थी तब किया था। तो इसके बारे में ये जान लेना जरूरी है कि ये व्यक्ति एक मंगोलियाई प्रजाति का है, मंगोलियाई प्रजाति का। इस बात से ये बात प्रमाणित हो जाती है कि यहाँ पे मंगोलियाई प्रजाति समूह के लोगों का भी निवास था। भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग भी यहाँ रह रहे थे। तो आपने प्रजातियों से संबंधित कॉलम में अगर ये बात जान ली कि यहाँ 4 प्रकार की प्रजातियां मुख्यतया रह रही थी। समाज के बारे में दूसरी बात जानना यह जरूरी है कि समाज स्तरीकृत था। स्तरीकृत का मतलब है कि समाज में कई प्रकार के वर्ग हो सकते हैं। उच्च वर्ग हो सकता है, मध्य वर्ग हो सकता है, निम्न वर्ग हो सकता है। समाज में जिनकी दशा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से विशेष होगी, उनको हम कहेंगे कि इनकी ये वर्ग उच्च है। जैसे कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम किन लोगों को उच्च मानते हैं? नेताओं को, बड़े बिजनेसमैन को, जैसे कि मुकेश अंबानी,
रतन टाटा जी। उसी प्रकार एक अधिकारी वर्ग का भी समूह है जो A1 क्लास अफसर होते हैं, जिसकी कि आप तैयारी कर रहे हैं। वो सब वर्ग उच्च है। उच्च वर्ग अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए काम आता है। इस के अंतर्गत भी उच्च वर्ग दिखाई दे रहा है, जो कि संभवतया इस सभ्यता को चलाने के लिए प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से इसको डील कर रहा था, चला रहा था। कौन लोग इसमें सम्मिलित किए जाएंगे? कौन लोग सम्मिलित किए जाएंगे? जो पुजारी होंगे, जो व्यापारी होंगे, जो बड़े प्रशासनिक वर्ग के लोग होंगे, जो बड़े व्यापारी होंगे, छोटे नहीं, बड़े व्यापारी। जब हमने नगरीय योजना की बात की थी, नगर नियोजन की बात की थी, तो हमने बताया था कि प्रत्येक नगर कहें या ये कहें कि अधिकांशतः नगर दो भागों में बटे हुए मिले हैं। एक ओर दुर्ग है, दूसरी ओर साधारण भाग है। हमने तब आपको बताया था कि दुर्ग के अंदर संभवतया वो वर्ग रहता होगा जो इस सभ्यता को चलाने के लिए काम कर रहा था। उस वर्ग में ही इतिहासकारों का मानना है कि पुजारी वर्ग सम्मिलित रहा। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि शायद हो सकता है कि वणिक वर्ग रहा हो। वो वणिक वर्ग, वणिक का अर्थ ही है व्यापारी। वणिक संस्कृत का शब्द है और वणिक का मतलब वैश्य होता है। वैश्य का मतलब बनिया, और बनिया वर्ग क्या है? व्यापारी वर्ग है। तो या तो व्यापारियों का प्रभुत्व था या फिर पुरोहितों का प्रभुत्व था। किंतु ये डिबेटेबल क्वेश्चन है हिस्ट्री के अंदर कि इस सभ्यता में हम जिस उच्च वर्ग की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो था कौन? अब बात करते हैं मध्यम वर्ग की। मध्यम वर्ग के अंतर्गत कौन सम्मिलित था? जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे स्तर पर व्यापार कर रहे हैं, अंतर्देशीय व्यापार कर रहे हैं। वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार तो नहीं कर पा रहे, किंतु अंतर्देशीय व्यापार तो वो सुगमता पूर्वक कर ही रहे हैं। मध्यम वर्ग के अंतर छोटे छोटे कर्मचारी वर्ग का समूह हो सकता है, छोटे व्यवसायी हो सकते हैं, उद्योग धंधे करने वाले, ऐसा वर्ग। किंतु एक निम्न वर्ग भी है जिसकी दशा और दिशाएं दोनों ही ठीक नहीं, उतनी ठीक नहीं जितनी कि हमने ऊपर वालों में देखी। इस वर्ग में कौन लोग सम्मिलित होंगे? कृषक वर्ग इसमें सम्मिलित होगा, मजदूर वर्ग इसमें सम्मिलित होगा, कामगार इसमें सम्मिलित होंगे, जैसे कि कुम्हार है, उसे कुंभकार कहते हैं, लोहार है, बढ़ई है, इस तरीके के लोग, जुलाहे, कपड़े सीने वाले, इस तरीके के लोग निम्न वर्ग के अंतर्गत समाहित किए जाएंगे। तो हमने स्तरीकृत समाज की बात कर ली। अब बात करते हैं कि इनका जीवन स्तर कैसा था। इसको थोड़ा आगे बढ़ा करके हम बात करेंगे। उन्नत जीवन स्तर था। अभी ये जान लीजिए, जीवन स्तर इनका बहुत उन्नत था। बहुत उन्नत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत इस तरीके का पैटर्न पहली बार देख रहे हैं। तो जीवन स्तर उन्नत था। और क्या इसके डायमेंशन हो सकते हैं? किन पहलुओं पर हमें हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत उन्नत जीवन के स्तर को लेकर के चर्चा करनी चाहिए, वो सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। किंतु अभी आगे बढ़ते हैं। यहां से सती प्रथा के प्रमाण मिले हैं। सती प्रथा के प्रमाण मिले हैं। उन प्रमाणों की बात करें तो वो क्या प्रमाण हो सकते हैं? कहीं से इस प्रकार के संस्कार की पद्धति हमें दिखाई दे, इस प्रकार का कोई मॉडल हमें दिखाई दे जाए जहां स्त्री पुरुष एक साथ दफन किए गए हों। क्योंकि हमने बताया कि यहां संस्कार की, दाह संस्कार क्यों कहें, अंतिम संस्कार की जो विधि है वह 3 प्रकार की हैं।
किंतु उन 3 प्रकार की जो शव संस्कार की पद्धति है, उनमें से एक बहुत प्रमुख है, जिसे कि हम दफनाने की पद्धति कहेंगे, पूर्ण समाधिकरण की पद्धति कहेंगे। पूर्ण समाधिकरण का मतलब ही है उसको दफनाना। इस सभ्यता के अंतर्गत बड़ी मात्रा में शवों को दफनाने की बात मिलती है। अन्य 2 की बात बहुत कम मिलती है, किंतु हाँ, कुछ थोड़े बहुत प्रमाण हमें देखने के लिए ऐसे भी मिलते हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। तो कहीं से दोनों स्त्री और पुरुष का जहां से युग्म समाधान मिल जाएगा, समाधान का मतलब ही है सब जो दफन है, ऐसा समाधान मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि यहां सती प्रथा का प्रमाण मिला। किंतु इतिहासकार वास्तव में उस तथ्य तक नहीं पहुंच सकते कि वो किन कारणों से दफनाए गए। कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, किंतु इतिहासकारों ने ऐसा माना है तो हमें भी मान लेना चाहिए। बात करेंगे कि वो कौन कौन से स्थान हैं जहां से युग्मित समाधान मिले हैं, जो कि एग्जाम के लिहाज से जानना जरूरी है। अभी बात करते हैं कि उन्नत जीवन स्तर। उन्नत जीवन स्तर के क्या पहलू हो सकते हैं? अपने दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए कि एक व्यक्ति के जीवन के स्तर को उन्नत हम कब कहेंगे? जब वह व्यक्ति को भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा हो, जो भोजन उसको चाहिए वो उसे मिल पा रहा हो। आज थोड़ी भोजन के मामले में सोच थोड़ी दूसरे प्रकार की हो गई। आज 2400 कैलोरी का जो प्रावधान गांव के अंतर्गत यानी मजदूर वर्ग के लिए 2400 कैलोरी का जो मानक सरकार ने निर्धारित किया है, वो उसे प्राप्त होना चाहिए। आज सिर्फ भोजन नहीं, आज संतुलित भोजन की बात की जा रही है, किंतु बात तो भोजन की ही की जा रही है। संतुलित मिले ना मिले, किंतु भोजन तो पर्याप्त मिले, तब तो कहेंगे कि उन्नत जीवन स्तर है। लज्जा को ढकने के लिए वस्त्र मिले, इतना उन्नत न मिले कि जो बहुत बड़े अमीर धनी वर्ग का समुदाय पहनेगा, किंतु इतना तो मिले कि तन ढक सके आसानी से। कहीं जाड़ों की रात में, कहीं पूस की रात में, आपने वो कहानी सुनी है, इंग्लिश में एक चैप्टर होता था, तो पूस की रात में किस तरीके से वो कृषक सारी रात ठंडाता रहा, क्योंकि उसके पास ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए पर्याप्त मात्रा में वस्त्र नहीं है। ये गरीबी की निशानी है। उसके पास आवास हो, रहने के लिए अपनी सर को ढकने के लिए छत होनी चाहिए। ये हैं उन्नत जीवन स्तर के कुछ साक्ष्य, कुछ प्रमाण जो कि जरूरत है व्यक्ति की। पुरानी फिल्मों में कुछ एक आध दो फिल्म जो कि मुझे लगता है कि उदाहरण के रूप में पेश की जा सकती हैं। पुरानी फिल्मों में ये बात कई बार आई कि रोटी और कपड़ा, मकान, ये व्यक्ति की जरूरत है। हमने रोटी की बात की, भोजन की बात की, कपड़ा की बात की, मकान की बात की, किंतु उस समय से जबकि वो फिल्में बनी, वहां से लेकर के आधुनिक समय में जीवन स्तर के मानक में बहुत चेंज हो गया, बहुत सारी संकल्पनाएं नई आ गई। अब व्यक्ति को स्वास्थ्य भी होना चाहिए। व्यक्ति के पास अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो क्या कर सकेगा? इसलिए स्वास्थ्य भी हो। स्वास्थ्य कब अच्छा हो सकता है? जबकि उसके चारों ओर का परिवेश, पर्यावरण शुद्ध हो, जो तमाम प्रकार के जो कीटाणु, जो विषाणु चारों ओर फैले हुए हैं, उनसे सुरक्षा उस व्यक्ति को मिलती रहे। तो स्वास्थ्य, फिर
यातायात कितना सुगम है, किसी एक अर्थव्यवस्था की बात करें या किसी एक सभ्यता की बात करें, उस सभ्यता की रीढ़, उसके विकास का जो पैटर्न है वो कहीं न कहीं यातायात पर निर्भर करता है। हमने इसकी चर्चा बृहद रूप से की है। आगे हम इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। जो लोग पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं वो पिछली वाले सेशन को अवश्य देखें, उनकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अलंकरण, कुछ लोग तो अलंकरण पहनेंगे। क्या लोग मनोरंजन करते हैं? क्या लोग मनोरंजन करते हैं? मनोरंजन का एक साधन अलंकरण भी है, मनोरंजन से अलग नहीं है, किंतु हमने यहां मनोरंजन को अलग आयाम के रूप में लिखा है। किंतु अलंकरण भी मनोरंजन का साधन ही है। क्यों? कि जब व्यक्ति के पास धनार्जन होता है तो उसको शौक करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, पर्याप्त धन होता है। धन के बिना शौक नहीं हो सकते और शौक से खुशी मिलती है। क्या अलंकरण पहनने से किसी व्यक्ति की भूख मिट सकती है? वस्त्र लज्जा निवारण का साधन है और अलंकरण क्या दे रहा है? क्या उससे लज्जा निवारित की जा रही है? क्या वह मकान की तरह कोई छत दे रहा है? क्या वर्षा और जाड़ों से उस घर में रह करके बचा जा सकता है? नहीं, अलंकरण शौक का एक साधन है और शौक ही मनोरंजन है। खुशी के लिए जो व्यक्ति करता है वही मनोरंजन है। तो अलंकरण के बारे में हम बात कर चुके हैं कि सोने, चांदी, सीप, हाथी दांत, इन सारी धातुओं के अलंकरण इस सभ्यता के लोग पहनते थे। पुरुष और स्त्री आभूषण के रूप में दोनों ही लोग तमाम तरीके की चीजें बनती थी उनको पहनते थे। आगे हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, किंतु एक बृहद डायमेंशन है आवास। आवास को हमें समझना चाहिए, किंतु आवास को समझने से पहले ये सारे डायमेंशन जो अभी हमने बनाए हैं एक एक पॉइंट इन पे लिख लो। जैसे कि भोजन, भोजन कैसा था? भोजन लोग दोनों प्रकार के हैं, शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं। लोग शाकाहार भी कर रहे हैं, मांसाहार भी कर रहे हैं, दोनों प्रकार का भोजन मिल रहा है। इतने से ज्यादा भोजन के बारे में जानना जरूरी नहीं। वस्त्र में मैंने बता दिया, वस्त्र सूती वस्त्र बनाया जा रहा है, काफी है। शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर तो इसके बारे में कोई ऐसा साक्ष्य प्रमाणित नहीं करता कि शिक्षा का स्तर कैसा था, किंतु आप ही समझिए, जरा सोचिए, दिमाग पर बल डालिए। शिक्षा का स्तर उच्च न रहा होगा तो एक नगरीय योजना, जो कि एक सुनियोजित योजना है, गली नाली की ऐसी पैटर्न, ऐसी कला, ऐसी संस्कृति, ऐसी मूर्तिकला, ऐसा स्थापत्य, आभूषणों में देखिए, मनोरंजनों के साधनों में अभी देखेंगे, इन सारी चीजों को उन्होंने कवर किया। तो क्या बिना शिक्षा के ऐसा हो सकता है? शिक्षा का स्तर ये बिल्कुल संभव है कि उच्च ही रहा होगा। अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि हड़प्पा वासियों का शिक्षा का स्तर उन्नत था, तो बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य के स्तर पर हम बात कर चुके हैं, स्वास्थ्य के स्तर पर इन्होंने बहुत काम किया। कैसे काम किया? गंदा जो पानी है, गंदा पानी जो घरों से बर्तन धोने के बाद या और अन्य काम करने के बाद निकलेगा और वह नालियों से होता हुआ, छोटी छोटी नालियों से होता हुआ और बड़ी नाली में मिल जाएगा, बाद में चल करके वो बिल्कुल नगर के बाहर जा करके किसी गड्ढे वगैरह में गिरेगा, नगर से दूर। नालियां ढकी हुई हैं जिससे कि मच्छर इत्यादि न पल सकें, कीटाणु न पल सकें, नित्य सफाई कर्म चलता है। आगे बात करेंगे आवासीय पैटर्न में तो आप प्राप्त करेंगे कि स्वास्थ्य के कितने आयाम इन्होंने कवर किए थे। अब हम बात करते हैं आवास की। आवास के अंतर्गत आपको दो चार पॉइंट जानना बहुत जरूरी है
जैसे कि आवास के अंतर्गत बड़े भवनों का निर्माण किया जा रहा है। बड़े भवन, कैसे बड़े भवन? छोटे-छोटे मकान तो बनाए ही जा रहे हैं। साधारण लोगों के छोटे-छोटे मकान होंगे, बड़े लोगों के थोड़े बड़े मकान होंगे, किंतु मकानों के अतिरिक्त कुछ ऐसी संरचनाएँ बन रही हैं, जो कि रहने लायक नहीं, रहने के लिए नहीं बनाई गई हैं, कुछ अन्य कामों के लिए बनाई गई हैं। जैसे कि ताजमहल आज के समय पे, जैसे कि लाल किला उस समय में बनाया गया रहने के लिए ही, किंतु आज हम उसमें रह तो नहीं रहे, तो हमारे लिए कैसी है वो संरचना? सांस्कृतिक संरचना है। हमारे मंदिर, हमारे जलाशय कैसे हैं? सांस्कृतिक संरचनाएं हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं। तो उसी श्रृंखला में स्टेडियम भी सम्मिलित होंगे। क्रिकेट टूर्नामेंट जहां होता है, फुटबॉल के जो स्टेडियम है वो भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। सारी चीजें, कोई पर्यटन स्थल है वो भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ऐसे ही स्थल इस सभ्यता से भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि आवासीय नहीं कहे जा सकते। जैसे कि गोदीबाड़ा, जो कि हमने देखा, कहाँ देखा? लोथल के अंतर्गत। लोथल के अंतर्गत देखा कि एक गोदीबाड़ा है, जहां से पत्तन का काम लिया जाता है, जहां से विदेशों यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यताओं के साथ व्यापारिक आदान प्रदान किया जाता है। जलाशय बनाए गए हैं। जलाशयों की कैटेगरी में एक बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। यहां से प्रश्न बनता ही है कि स्नानागार है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए कि मोहनजोदारो से संबंधित है। एक स्टेडियम मिला है, ऐसा अनुमान है कि शायद यहाँ कुछ खेल जैसा कार्यक्रम रहा होगा। खेलों की चर्चा करेंगे तो बताएंगे कौन कौन से खेल हो सकते हैं। खेलों के अंतर्गत बात आती है कि ये स्थल स्टेडियम टाइप रहा होगा, यहाँ कुछ खेल होते होंगे। तो वो स्थल कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। फिर जो याद रखने लायक है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा की है, पुरोहित आवास, पुरोहित भवन कहो उसे, या पुरोहित आवास कहो, या उसे असेंबली हॉल कहो, चाहे उसे विश्वविद्यालय कहो, क्योंकि विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से उसके बारे में अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष जो निकाले हैं वो सब ये हैं। किताबों में ये सब नाम लिखे रहेंगे, लिखा रहेगा कि ये पुरोहित भवन के या असेंबली हॉल के या विश्वविद्यालय के प्रमाण हमें फलानी जगह से मिले हैं। कहां से मिले? मोहनजोदारो से ही मिले हैं। किंतु आपसे सिर्फ क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है कि असेंबली हॉल कहां से मिला है, या सिर्फ यह पूछा जा सकता है कि पुरोहित आवास कहां से मिला है, पुरोहित भवन कहां से मिला है, या पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कहां से प्राप्त हुए। तो बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ऐसा स्थल एकमात्र कहीं से नहीं मिला, ये मोहनजोदारो से मिला है। अब बात करते हैं कि मकान के प्रारूप पे। मकान के प्रारूप में क्या है? मकान के प्रारूप में सबसे पहले मकान जो बनाया जाता है, एक आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते हैं, 4-5 कमरे आंगन के चारों ओर रहते हैं, बीच में आंगन होता है। आज भी अपने गांव ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित अगर आप लोग होंगे तो जानते होंगे, समझते होंगे इस बात को कि अभी भी गांव के अंदर ऐसी संरचनाएं बहुत बड़ी मात्रा में देखी जा सकती हैं, जहां मध्य में आंगन होता है और उसके इर्द गिर्द कमरे होते हैं। ऐसा इन्होंने क्यों किया इस सभ्यता के अंतर्गत? ऐसा इसलिए क्या किया जिससे कि रोशनी आसानी से आ सके, कृत्रिम रूप से लाइट का प्रबंधन न करना पड़े, सूर्य का प्रकाश उसके अंतर्गत अपने आप ही आता रहे। अब बात हो गई आंगन की, और इनके मकान 2 मंजिले हो सकते हैं, ऐसे प्रमाण भी मिले। क्यों मिले हैं, कैसे मिले हैं? मतलब कहीं कहीं से किन्हीं मकानों में सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं, सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब ही इतिहासकार लगाते हैं कि हो सकता है कि
2 मंजिले मकान रहे हों, लोग दूसरी संरचना भी ऊपर निर्मित की हो। ये फैक्टर भी याद रखने लायक है। फिर आगे बात, इनके द्वार गली की ओर खुलते हैं, ना कि मुख्य सड़क की ओर। हमने बताया था आपको कि इनकी जो गली योजना है, इनकी जो सड़क पैटर्न है, वो इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से सड़कें जाती हैं और फिर इस तरीके से एक दूसरे को काटती हैं 90 डिग्री के एंगल पर। अब इन दोनों के मध्य में देखिए कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का हो गया। फिर हमने बताया कि ये सारी सड़कें कहीं एक स्थान पर मिल जाती हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि इस स्थल पर मिल जाती हैं ये सड़कें, तो इस स्थान पर बीच में एक गोलाकार चक्र बन जाता है, इस तरीके की संरचना। किंतु यहां इनके घर बनेंगे, इस तरीके से घर बनेंगे, किंतु ये मुख्य सड़क की ओर न खुल करके, इस ओर न खुल करके इस तरीके से खुलेंगे। यहां एक छोटी गली रहेगी जिसमें इनके मकानों के द्वार खुलते रहेंगे। अब क्यों खुलते हैं, मुख्य सड़क की ओर क्यों नहीं खुलते? मुख्य सड़क की ओर इसलिए नहीं खुलते क्योंकि सड़कें हमने बताया कि कच्ची हैं, और सड़कें कच्ची हैं और सड़कों पर संभवतः बैलगाड़ियां भी चलती हैं, व्यापार होता है, तो बैलगाड़ियां चलेंगी, लोग चलेंगे तो धूल उड़ेगी और वो धूल घर में आ जाएगी। तो उस धूल से बचने के लिए इन्होंने ये प्रावधान किया कि हम एक गली का निर्माण करते हैं, अपने घर से एक गली का निर्माण करते हैं जो जो कनेक्ट होगी मुख्य सड़क से, मुख्य सड़क से कनेक्ट होगी। तो इस प्रकार से हम जो है उस धूल धक्कड़ से भी बच जाएंगे, ऐसा ये लोग सोच रहे हैं। बहुत अच्छी सोच है इनकी, सफाई से इनका देखिए कितना नाता है, इसीलिए इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहा होगा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। इनके निर्माण गृह निर्माण की जो पद्धति है उसमें एक ही कमी है कि इनके यहाँ खिड़की नहीं प्राप्त होती, खिड़की नहीं प्राप्त होती। वेंटिलेशन की जो इनकी प्रणाली है ये इन्होंने विकसित नहीं की, ये इनकी सभ्यता की कमी है, इनके आवास योजना की कमी है। निर्माण सामग्री के रूप में बात करें तो ये कौन कौन सी चीजें उपयोग में ला रहे हैं? वही साधारण चीजें हमने बताया कि ईंट का उपयोग तो ये अपने घर मकानों में करते ही, पत्थरों का उपयोग भी करते हैं, लकड़ी का उपयोग भी करते हैं, गेट वगैरह बनाएंगे तो लकड़ी का उपयोग करेंगे, पत्थरों का उपयोग भी करते हैं। किंतु जो एक मेन बात याद रखने वाली है वो ये है कि जो ईंटें ये दीवार में लगाते हैं तो किस पद्धति में, किस सिस्टम के आधार पर लगाते हैं? इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम के आधार पर ईंट लगाते हैं। क्या है इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम? आज आपके मकान बनते हैं तो आपने देखा होगा एक ईंट खड़ी रहती है, एक पड़ी रहती है, तो इस प्रकार से दर्ज एक दूसरे की कटती है और जिससे मकान की दीवारों के गिरने की संभावना नगण्यतम हो जाती है। आज ये पद्धति दिखाई देती है, अंग्रेजों ने इस पद्धति को विकसित किया, किंतु ये पद्धति 5000 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत दिखाई देती है। सोचिए कि क्या शिक्षा का स्तर रहा है उस समय में। जब अंग्रेजों ने इस चीज को देखा, उनकी आंखें बाहर निकल आईं, आश्चर्य से उनका सिर चकरा गया, सोचने लग गए कि ये लोग कैसे इतनी विकसित हो चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी एक आवास योजना की बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था नाली व्यवस्था थी। नाली व्यवस्था में क्या था? घरों का गंदा पानी निकालने के लिए जो व्यवस्था इन्होंने विकसित की थी, नाली योजना है। हमने कुछ कुछ बातें आपको पहले बता दी हैं तो आपकी समझ क्लियर होगी। घर से छोटी छोटी नालियों से निकलता हुआ जल एक बड़ी नाली में चला जाएगा और फिर वह नगर से बाहर जाकर के किसी गड्ढे तालाब वगैरह में गिर जाएगा। ये नालियां बिल्कुल A to Z सारी नालियां ढकी रहेंगी, किंतु नालियों में हो सकता है कि कूड़ा करकट चला जाए,
तो नालियों की सफाई होना ज़रूरी है। तो इन्होंने जगह-जगह मलकुंड बनाए हैं। मलकुंड मतलब जहाँ से प्रवेश करके प्रवेश करके जहाँ से उस नालियों की आंतरिक नालियों की सफाई की जा सके। आप देखते हैं आज भी इस तरीके की प्रणाली हमें भारत के अंदर या अन्य विदेशों में भी हमें ये चीज़ दिखाई देती है। जगह-जगह पर मलकुंड बने रहते हैं, ढक्कन लगे रहते हैं, उन ढक्कन को हटा करके और आज तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सूंडा वगैरह जैसी पद्धति चलती हैं, उनके माध्यम से उनकी सफाई की जाती है। किंतु उस समय में शायद मनुष्य ही करता था, तो वो एक अलग विचार है। पर सोचिए कि जो स्तर हमने यहाँ भारत में अपनाया है, वही स्तर वहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है। हम साथ ही साथ ये बात भी कवर करते चल रहे हैं कि आधुनिक भारत ने क्या सीखा है, इस सभ्यता से हमें क्या मिला है, क्या इस सभ्यता का योगदान रहा है। सती प्रथा के बारे में हमने बात की, युग्मित समाधान की बात की, तो युग्मित समाधान कहाँ से मिले हैं? तो सबसे पहले याद रखिए लोथल से मिले हैं। एक ही पॉइंट याद कर लेंगे युगल समाधान के या युग्मित समाधान के बारे में, तो आपका काम हो जाएगा लोथल। कालीबंगा से भी कई ऐसे समाधान के प्रमाण मिले हैं, किंतु उन्हें हम सती प्रथा के प्रमाण के साथ जोड़ नहीं सकते। अब हमारा एक डायमेंशन रह जाता है कि उन्नत जीवन का स्तर मनोरंजन से भी तय होता है। लोगों के पास सारे साधन संसाधन बन जाते हैं, तो लोग ऐसे साधन और संसाधन चाहने लग जाते हैं जिससे उनके मन को आनंद प्राप्त हो सके। जैसे कि आजकल आप देखते हैं बहुत सारे थिएटर बने हुए हैं, फिर टीवी पर मनोरंजन हो रहा है, टेलीविजन पर बहुत सारी फिल्म आ रही हैं, बहुत सारे नाटक उस पर चल रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या है? बहुत सारे खेल हमें देखने के लिए मिलते हैं, टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं या फिर फुटबॉल के होते हैं या हॉकी के होते हैं, पहलवानी होती है, कुश्ती जिसे कहते हैं, कबड्डी होती है। विदेशों में बहुत सारे खेल होते हैं, पर ऐसे ही खेल, ऐसे ही मनोरंजन के साधन हमें इस सभ्यता के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। कौन-कौन सी चीज़ें हैं मनोरंजन के साधनों के रूप में? सबसे पहली बात जो याद रखने लायक है कि इन्होंने शतरंज खेल का विकास सबसे पहले किया है। बहुत सारे बच्चे इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि शतरंज का विकास कहाँ हुआ था। तो ये दिमाग में डाल लीजिए कि भारत के अंदर शतरंज का विकास हुआ था और भारत में भी किस कालखंड के अंतर्गत? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या है? वही 3000 बीसी से लेकर के लगभग 1700 साढ़े 1700 के आसपास तक वो रहेगी। किंतु उसमें पतन और चरम का स्तर अलग-अलग है। जहाँ 3000 वर्ष पूर्व इसके उत्थान की थोड़ी-थोड़ी कहानी शुरू होती है, 2500 बीसी तक आते-आते पूर्ण परिपक्व हो जाती है और 2000 बीसी तक आते-आते धीमे-धीमे करके पतन की ओर अग्रसर हो जाती है। पतन की बात हम आगे करेंगे। मनोरंजन के साधनों में ये खेल के रूप में मुर्गा लड़ाने जैसी चीज़ों का भी उपयोग करते हैं। मुर्गा लड़ाते हैं एक दूसरे से, उस पर शायद हो सकता है कि आज की तरह से जैसे सट्टा होता है, ऐसी भी कुछ चीज़ें रही हों। फिर मानव और पशु की लड़ाई का कुछ साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। मानव पशु की लड़ाई जैसे कि जल्लीकट्टू, अभी इस पे कोर्ट में बहुत विवाद चलता रहा। मानव और पशु की लड़ाई को लेकर के विवादस्थ मामला है, बहुत वर्षों से विवादस्थ है, अभी कोर्ट में ये मामला रहा। फिर नृत्य संगीत के प्रमाण यहाँ से मिलते ही हैं। नृत्य करती हुई हमने एक युवती की बात की, एक मूर्ति की बात करी, जब हमने धातु की मूर्तियों के बारे में चर्चा की थी। पिछले सेशन में किया था इसके बारे में अच्छे से चर्चा। एक मूर्ति जो कि त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है, जिसका कि एक हाथ कमर पर रखा हुआ है, एक हाथ सीधी नीचे की ओर जिस तरीके से सामान्य व्यक्ति का होता है, उस तरीके की अवस्था में है और 3 ओर से झुकी हुई अवस्था में है, तो हमने कहा ये त्रिभंग मुद्रा है। त्रिभंग मुद्रा क्या है?
त्रिभंग मुद्रा का मतलब है 3 जगह से उसका झुकाव होगा। शरीर में एक तो कमर से थोड़ा दूसरी ओर झुक रही होगी, फिर थोड़ा ऊपर की ओर आएगी तो यहाँ कंधा उसका जो है वो दूसरी ओर जा रहा होगा और उसका सर फिर एक अलग प्रकार की ओर जा रहा होगा। जैसे कि हम एक संरचना निर्मित करके आपको दिखाएं, आप इसे केवल मात्र प्रतिरूप समझिए कि मान लीजिए यहाँ तक आते आते ये कमर है उसकी, फिर यहाँ से इस तरीके से जाएगी और ये उसका अगर वक्षस्थल होता हुआ और इसके कंधे आ गए तो ये इस तरफ, फिर इसका सर थोड़ा सा इधर झुका रहेगा। पूरी तरीके से इस तरीके से तो नहीं कह सकते कि यही पूरा साक्ष्य है, पर हाँ कुछ कुछ इसी तरीके से होता है। अब संगीत के प्रमाण भी मिले ही हैं और हम बात करते हैं आगे स्टेडियम के प्रमाण। स्टेडियम का प्रमाण है ही धौलावीरा से मिला है, हमने पहले ही चर्चा की थी। मनोरंजन के साधनों में इतनी ही बात याद करने योग्य है। सती प्रथा की हमारी बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक विशेषताओं की। हमने सामाजिक विशेषताओं का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। अब हम ये जो हमारा सांस्कृतिक विशेषताओं से संबंधित जो पहलू है इसको हम आगे के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।